नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कंझावाला केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने 4 दिन और बढ़ाई। पुलिस ने चार्जशीट जल्द दाखिल करने का दावा किया। इधर निधि और अंजलि के परिवार में शुरू हुआ वार पलटवार। हल्द्वानी में तुरंत नहीं टूटेंगे लोगों के घर। अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। कहा, रातों रात नहीं हटाया जा सकते हजारों लोग। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत। घरों में आ रहे हैं दरारें, जमीन से निकल रहा है पानी। सीएम धामी बोले, शहर को बचाने की कोशिशें जारी। वीकली एक्सपायरी पर आखिरी घंटे में बाजार में सुधार। मिड कैप 158 पॉइंट चढ़कर 31,662 पर बंद, लेकिन सेंसेक्स 304 और निफ्टी 51 अंक गिरे। राज्यों के जल मंत्रियों के सामने मोदी ने पेश किया वाटर विजन 2047। जन भागीदारी से जल सुरक्षा का दिया मंत्र। हर जिले में बनेगा 75 अमृत सरोवर। अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। यूपी में निवेश से पूरा होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। सीएम योगी ने मुंबई रोड शो निवेशकों को दिया निमंत्रण। यूपी में फिल्म इंडस्ट्री पर भी मंथन। अब तक 16 देशों से करीब 7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव है मिले। और खबरों की शुरुआत कंझावाला केस से, जिसमें गिरफ्तार सभी आरोपी अभी 4 दिन और पुलिस कस्टडी में रहेंगे। आज इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पुलिस ने जल्द चार्जशीट दाखिल करने का दावा भी किया है। इधर पुलिस ने कहा है कि वो 2 और लोगों की तलाश कर रही है जो इन आरोपियों के मददगार हैं। इसके लिए टीम ने 18 टीमें पुलिस ने फिलहाल बनाई हुई हैं और इनके पीछे लगाई हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों के बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है और ऐसे में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है। इस बीच इस केस को लेकर स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह सुल्तानपुरी थाने पहुंची, जहां वो इस बात की जांच कर रही है कि घटना वाले दिन पीसीआर को कितने कॉल आए थे। जांच के बाद वो अपनी इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दिल्ली के कंझावाला केस में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इसमें सभी आरोपी गाड़ी से उतरकर ऑटो में भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस केस की अंजलि और अंजलि की सहेली निधि का परिवार अब आमने सामने इस केस में आ गया है। कल अंजलि के परिवार ने निधि पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज निधि की मां ने अंजलि के परिवार के आरोपों को खारिज किया। घबरा रही थी बहुत तगड़ी, मम्मी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा। मेरे को भी मार रहे थे वो लोग। उसको भी घेर लिया था स्कूटर पे से, उस पे से ये मोटर स्कूटरी पे उस पे से भी घेर लिया था उनने। तो घेर के फिर उसको भी मार रहे थे वो लड़के। उस पे भी गाड़ी चला रहे थे। नहीं, झूठ नहीं बोलती वो लड़की, बड़ी सही है। बस जो बच्चा घर से निकल जाता ना साहब जी, बस ऐसा ही हो जाता है। ऐसी नहीं है वो लड़की, बहुत अच्छी थी। बस क्या करे, करम है उसके। तो कुल मिलाकर अभी तक इस केस के कई सारे पहलू नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ अंजलि और दूसरी तरफ निधि का परिवार आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की अब रिपोर्ट। हालांकि आज 4 दिन की और रिमांड बढ़ाई गई है आरोपियों की और लगातार पुलिस ये कह भी रही है कि हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक की जितनी छानबीन पुलिस ने की है उससे ये पता चला है कि पहले
5 आरोपियों की बात सामने आई थी, वो 5 आरोपी नहीं थे बल्कि 7 आरोपी थे। अब 2 और आरोपियों की तलाश इसमें हो रही है। पुलिस की 18 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और इस तमाम केस के हर पहलू के पीछे पुलिस की टीम को लगाया गया है। हर एक केस में जवाबदेही बहरहाल पुलिस की ही है, लेकिन अभी देखना यह होगा कि कितनी सारी परतें इसमें और खुलनी बाकी हैं। इन सब के बावजूद लगातार दोनों परिवारों की आमने सामने की टक्कर। जी हाँ, तो आज पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई 4 दिन की और आरोपियों की। इस बीच आरोपी के वकील का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। कोर्ट में आईओ ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी जी, जो कि जज साहब ने 4 दिन की अलाउड कर दी है। ओके मैम, पुलिस ने क्या कहा, क्यों रिमांड? पुलिस ने कहा कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है और 2 एक्यूज्ड और अभी आए हैं सामने जिनको अभी अरेस्ट करना है, इसलिए उनको 5 दिन की रिमांड चाहिए थी। मैम कोई एविडेंस कोर्ट में ऐसा कोई बताया? अभी कुछ नहीं पेश किया है, अभी कुछ नहीं। ओके तो मैम सब कुछ जो है CDR और CCTV फुटेज अभी उन्होंने प्रिजर्व करके रख लिया है। ओके मैम, जो फर्दर इन्होंने कहा है कुछ और एविडेंस कलेक्ट करना है कुछ? हाँ, यही बोला है उन्होंने कि अभी और एविडेंस कलेक्ट करना है और अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, तो अभी और बहुत कुछ अभी बातें पता करनी है। उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया है, कभी वो कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, अभी वो ट्रैक पे आए हैं। और अब बात करेंगे हल्द्वानी की। दरअसल हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में लोगों के घर तुरंत अब नहीं तोड़े जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को फौरी राहत इसमें दी है और कहा है कि बिना पुनर्वास का इंतजाम किए लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर अब रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट के इस फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली है। तो वहीं आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करते आ रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे के पक्ष में फैसला दिया था और आदेश के बाद करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को फिलहाल फौरी राहत मिल गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इंसान हर जगह बैठे हैं और जहां इंसान है तो इंसानियत थोड़ी बहुत तो किसी ना किसी के अंदर होगी। अगर कोई गुजरा भी हुआ होगा, गया गुजरा भी होगा, तब भी उसके अंदर इतना रहम तो होगा कि वो बच्चों को, सर्दी का मौसम है और इतने 50,000 की आबादी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आगे भी हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में होगा। जो हमको उम्मीद थी अभी तक कि जो सुनवाई होगी और उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा, वही हुआ भी और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद अदा करते हैं। और हमें आगे भी उम्मीद है जिस तरीके से आज हमारे साथ जो फैसला हमारे हक़ में आया है, इंसाफ की जीत हुई है, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से इंसाफ होगा और यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको मालिकाना अधिकार दिया जाएगा और जो रेलवे की ज़द में जो मकान आ रहे हैं उनका पुनर्वास भी होगा। और आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कुछ कहा है। ये भी बोला है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो जमीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब। वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे हम मानेंगे, उसी के अनुसार हम अगला कदम उठाएंगे। देखिए, उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि चूंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे, न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। और अब खबर उत्तराखंड से ही, जहां के जोशीमठ नगर में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जगह जगह जमीन धंसती जा रही है। अब तक 561 घरों में यहां दरारें आ गई हैं, जमीन के अंदर से पानी तक निकलने लगा है। 66 परिवार से ज्यादा अभी पलायन यहां पर कर चुके हैं। नाराज लोगों ने सरकार के खिलाफ बुधवार को मशाल जुलूस निकालकर प्रोटेस्ट किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही हालात का जायजा लेने जोशीमठ जाएंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं।
अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। वहीं जोशीमठ नगर में जमीन खिसकने से लोग दहशत में आ गए हैं। घरों में दरारें आ गई हैं, कई जगहों से पानी निकलने लगा है। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल ने ग्राउंड रिपोर्ट से इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन और भूस्खलन के बाद जो पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। इस समय हम मरवाड़ी में मौजूद हैं। ये जेटी कंपनी का पूरा कैंपस है, इसके ऊपर भी बस्ती है और नीचे भी बस्ती है। आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है, बिना बरसात के ही इस तरीके से पानी निकल रहा है। जबकि ऐसी तस्वीरें पहाड़ों में बरसात के दौरान दिखाई देती थी जब नदी नाले उफान पर रहते थे। आप देखिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी जगह जगह से अब निकलना शुरू हो गया। इस पानी में बताया जा रहा है कि रेत भी है, कंकड़ पत्थर सभी बहकर आ रहे हैं और जो हालात है इस समय वो काफी खतरनाक हो गए हैं। दीवारें देखिए किस तरीके से लगातार फट रही हैं। इसके अलावा जो पैदल रास्ते हैं वो टूट रहे हैं। जेपी कंपनी के लगभग 65 भवनों को खाली कराकर लामबगर में शिफ्ट कर दिया गया है। जो ग्रामीण इलाके या नगर से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे लगातार लोगों को शिफ्ट करने का काम चल रहा है। और अब बात करते हैं मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से आज सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 304 पॉइंट गिरकर 60,353 पर और निफ्टी 51 पॉइंट गिरकर 17,992 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप शेयरों में निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई। यदीन से समझते हैं मार्केट का हाल। यदीन बताइए, सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, कहाँ आपको एक्शन दिखा और कहाँ पर थोड़ी सुस्ती? देखिए, जैसे कि बाजार की अगर आप हालत देखेंगी तो लोअर लेवल से पिछले आधे घंटे में आपको थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई पड़ी। लेकिन अगर हम गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको एफएमसीजी स्टॉक्स का दबदबा दिखेगा। खास करके आईटीसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में आपने लगभग 2% का गेन देखा। हालांकि सिप्ला और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में भी आपको अच्छी खासी खरीदारी दिखी, अच्छे वॉल्यूम्स पे। लूजिंग एंड पे ऑब्वियसली आज बैंकिंग के शेयर्स थे जहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट टेकिंग कहिए या थोड़ी बहुत मंदी की मार कहिए दिखी। खास करके बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो क्वार्टरली अपडेट कंपनी ने दिया उसके बाद बाजार को शायद वो नंबर्स पसंद नहीं आए। दोनों ही स्टॉक्स में आपको 5-7% की डिक्लाइन दिखी। आईसीआईसीआई बैंक और अगले हफ्ते जो नतीजे आने वाले हैं आईटी कंपनीज के, उसके पहले इन्फोसिस में आपने शॉर्ट पोजीशंस की बिल्डअप देखी। मिड कैप्स की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ गेनिंग साइड पे थे। खास करके एबीबी इंडिया, ये स्टॉक ने नया 52 वीक हाई लगाया। एमआरएफ, बीएचईएल और पीबी फिनटेक जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। लूजिंग एंड पे आपको फिर से एक बार काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स दिखेंगे और एनबीएफसी स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे कि चोला फाइनेंस। अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंड, एल&टी, टेक सर्विसेज, पूनावाला फाइनेंस और अदानी विल्मा जैसे स्टॉक्स में भी आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और अब तो बात करेंगे कंप्लीट सर्कल की मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा के, जिनका कहना है कि भारतीय बाजार का वैल्यूएशन संतुलित है। उनका यह भी कहना है कि कैश फ्लो में कमी और आरबीआई के एक्शन से लिक्विडिटी में कमी आई है, जिसे सामान्य करने की जरूरत है। अगर आप इंडिया का वैल्यूएशन देखें तो हम करीबन 19 टाइम्स हैं, जो कि कोविड से थोड़ा ज्यादा है, तो फेयर प्लस जोन में है। बट तो बहुत रीजनेबल नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन बाकी एसेट क्लासेस थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए हैं, जिसे हम पहले टीना फैक्टर कहते थे इक्विटी में। प्लस लिक्विडिटी टाइटन हो रही है। इंडिया से अगर आप देखें, बैंकिंग लिक्विडिटी 7-8 लाख करोड़ एक्सेस थी 2021 में पीक पे। अभी वो नेगेटिव हो गई है। कुछ आरबीआई का इंटरवेंशन है, कुछ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बीओपी पोजीशन थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग इस साल करनी चाहिए। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे, थोड़े वोलेटाइल होंगे शायद पहला 1-2 महीना, क्योंकि पीक बनेगा रेट हाइक्स का। अगले 1-2 महीने में थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं और थोड़ा सा रीएलोकेशन हो सकता है कुछ मार्केट्स में जो ज्यादा रीजनेबल है, जैसे चाइना, बॉन्ड्स में जहां पे जैसा मैंने बोला डॉलर टर्म्स में रेट अच्छा है और थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम जो है कम हुआ है। तो बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे लगता है या मे बी मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छा होना चाहिए बाजार के लिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का कहना है कि टेक कंपनियां ग्लोबल चुनौतियों से अछूती नहीं हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नडेला ने कहा कि अगले 2 साल चुनौती भरे रहने वाले हैं।
as the paradigm has changed, as the bar has risen, we have to measure ourselves with the new bar. So definitely and also the growth picture has changed. We have to have operating expenses that need to be aligned. So definitely we are going to look at all of that, and it means that we are not sort of immune, as I said, to the global changes. Look, I'm never the one who would ever say ignore the market, because the markets are smarter than us all. I think they are reflecting on is, look, where is the growth coming from? And how should we think about normalizing for that growth? The next 2 years are probably going to be the most challenging because, after all, we did have a lot of acceleration during the pandemic, and there is some amount of normalization of that demand. And on top of it, there is a real recession in large parts of the world. और 2023 का सफर शुरू हो चुका है। इस साल काफी राजनीतिक हलचल रहने वाली है, जिसका असर 2000 और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के जल मंत्रियों की पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत में अभूतपूर्व काम हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संवैधानिक ढांचे में जल राज्यों का विषय है, इसलिए इसमें राज्यों की बड़ी भूमिका है। वाटर मिशन 2027 अगले 25 सालों में अमृतकाल का एक अहम पहलू है। इसके लिए सरकारों को मिलकर काम करना होगा और लोगों को भी इससे जोड़ना होगा। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है। और आरबीआई के मुताबिक बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों में टॉप पर है ऑनलाइन पेमेंट के मामले। ऑनलाइन पेमेंट में क्या हो रही है दिक्कतें और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसी विषय पर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। यूपी में निवेश करने के लिए नेता देने आज खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई आए। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, लैंड बैंक और तेजी से हो रही ग्रोथ का हवाला देते हुए निवेशकों से अपील की कि वो यूपी आए और निवेश बढ़ाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसका रास्ता यूपी से होकर जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी को पहले ही दुनिया भर से 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। लगभग 7,12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं और हम लोगों ने इस पे तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वहां उस रास्ते को और सुगम बनाता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबको 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। और भारत में 5G लॉन्च के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों ने कई शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी है। आज से भुवनेश्वर में 5G सेवा की शुरुआत हो गई। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में जियो और एयरटेल की 5G सेवा लॉन्च की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने राज्य के लिए कुल 5600 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। राज्य में जल्द ही वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वाले 5000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। और अब बात ठंड की। नए साल के बाद से पूरा उत्तर भारत ठंड की गिरफ्त में है। उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का जो सितम है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति लगातार वैसे ही बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। बढ़ती ठंड की वजह से रेल यातायात काफी प्रभावित हो रहे हैं। दर्जनों ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।